विद्यार्थियों, आज फिजिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। बहुत ही कंक्लूजन आपको जो है क्या फिजिक्स के बारे में बताते हैं। फिजिकल वर्ल्ड क्या है फिजिक्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस, विज्ञान की एक शाखा है ये, विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसमें हम क्या करते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाएं और प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे फिजिक्स में कौन सी प्राकृतिक घटना है, जैसे हम देखते हैं भाई ये बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों तड़कती है, ये जितनी प्राकृतिक घटनाएं हैं इनके बारे में स्टडी करना ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में आप ये समझिए कि फ़िज़िक्स में बहुत सारी ब्रांच हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये आप +1 में पढ़ेंगे, और ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब आप +2 में पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी ब्रांच हैं फिजिक्स की, और भी बहुत सारी हैं जो आगे अदर हायर क्लासों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप मेन रूप से यही पढ़ेंगे +1 और +2 में। अब है फिजिक्स इज रिलेटेड विद डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। फिजिक्स का जो संबंध है वो बहुत सारी साइंस की ब्रांचों से है। जैसे फिजिक्स का संबंध बायोलॉजी से भी है। बायोलॉजी में आप देखते हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए जो औजार हैं, एपरेटस हैं, वो सब फिजिक्स के प्रिंसिपल के आधार पर बनाए गए हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का बहुत अधिक यूज होगा, और अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ये सब ही फिजिक्स के ही एपरेटस हैं जिनका उपयोग हम बायोलॉजी में करते हैं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए भी डिफरेंट एपरेटस की व्यवस्था जो है वो हमें फिजिक्स के ही प्रिंसिपलों से मिलती है। फिजिक्स के प्रिंसिपलों का सार लेकर के हमने एपरेटस बनाए, उन एपरेटस की सहायता से हम केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड है फिजिक्स। हर ब्रांच में इस फिजिक्स का उपयोग किया जाता है, ये समझ सकते हैं। इसके बाद है नंबर 4, यूजिंग फिजिक्स लॉज सेवरल न्यू टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड। जैसे अभी मैंने बताई है, बहुत सारी ब्रांचों में हम फिजिक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, वो सब फिजिक्स के लॉज का यूज करके ही होती है। जैसे कि हम जो है देखते हैं कि भाई वाहनों से चलती हैं व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इंजन, हीट इंजन। तो हीट इंजन का प्रिंसिपल फिजिक्स पर आधारित है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, कार्नोट हीट इंजन वगैरह पढ़ेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो इंजन है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पर कार्यरत है, और जिसके आधार पर ये टेक्नोलॉजी बनी है। रेफ्रिजरेटर, एरोप्लेन, रॉकेट, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उस रोबोट, सब फिजिक्स के लॉज पर आधारित है। नेक्स्ट है, अब मेन बात ये है कि फिजिक्स में मुख्य रूप से 4 ही फंडामेंटल लॉ हैं। फंडामेंटल लॉ मतलब मुख्य नियम। फिजिक्स में नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्स काम करते हैं, ये बात है। यानी दुनिया के अंदर ये समझ लीजिए मेन रूप से 4 फोर्स हैं जो काम करते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स,
नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 9th में भी पढ़ा होगा और भी बता देते हैं। दो ऑब्जेक्टों के बीच में काम करता है, दो ऑब्जेक्टों के मास पर डिपेंड करता है और इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर जी बड़ा है M1 गुणा M2 बटे में R², जिसमें G हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है बहुत कम और इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो दो वस्तुओं का मास जितना ज़्यादा होगा, मास का मतलब समझते हैं द्रव्यमान, जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। और दूरी, दो वस्तुओं के बीच में दूरी जितनी कम होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स ज़्यादा होगा। दूरी ज़्यादा होती चली जाएगी, फोर्स कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो बॉडियों के बीच में काम करता है। अच्छा, जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या करती है? हर वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो पृथ्वी का एक द्रव्यमान हो गया और एक दूसरी वस्तु हो गई, तो दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। उसका नाम क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पर्टिकुलर फोर्स हो गया ये ग्रेविटी। तो ध्यान रखना, तो ग्रेविटी हर वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है वो ग्रेविटी। और कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स, सबसे बड़ी बात ये है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स। और सबसे बड़ी बात, दैट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल ये माना जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी जो जी की वैल्यू होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्जों के बीच में काम करता है। तो जैसे वहाँ M1 M2 होता था, यहाँ होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 वैल्यू होती है, उसकी काफ़ी कम होती है, 10 की पावर माइनस में होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9, और दो चार्जों के बीच में काम करता है। ये Q1 गुणा Q2 बटे में R²। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है डिस्टेंस के, लेकिन दो चार्जों के बीच में काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही दो वस्तुएं आपस में टच में आ सकती हैं। हम जैसे किसी दो वस्तुओं को आपस में छुएं तो वो छू क्यों जाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही वो आपस में टच में आ सकती हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमने माना एक वस्तु को एक मेज पर रखा हुआ है, तो जो वस्तु है वो क्या करेगी? ऑब्जेक्ट इस टेबल पर फोर्स लगाएगी नीचे की ओर, और इतना ही फोर्स टेबल लगाएगी किस पर? वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर। दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। इसे नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो फोर्स हैं दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण हैं, नॉर्मल फोर्स। इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स वो हमेशा जो कॉन्टैक्ट बॉडी के पैरेलल में लगता है। नॉर्मल फोर्स तो परपेंडिकुलर लगता है, ये पैरेलल में लगता है और वस्तु के मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। माना एक वस्तु दौड़ी चली जा रही है तो ये जो है इसका अपोज करेगा, इसकी इस स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब हुआ नॉर्मल फोर्स और हमारा फ्रिक्शन फोर्स, दोनों इसी फोर्स की वजह से हैं। और कोई भी दो वस्तु कांटेक्ट में आती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आती हैं। इसके अलावा अगर हम कोई वस्तु, जैसे माना एक रस्सी से किसी वस्तु को लटका दें तो क्या होती है? ये जो रस्सी है खिंच जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? ये खिंचती है नीचे वस्तु और बदले में ये भी इसको अपनी ओर खींचती है, जैसे ये गिरे ना। इसे टेंशन फोर्स कहते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स।
तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही होता है। अच्छा, और जो थर्ड फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में बताएंगे। और जो चौथा फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट इसी के कारण बनी हुई होती है। असल में क्या होता है, कोई किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह आपस में बंधे हुए होते हैं इसी फोर्स की वजह से। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये नेचर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं प्रकृति में। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स, ये 2 मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वस्तु के ऑब्जेक्ट के चार्ज पर डिपेंड करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको बाइंड करके रखता है, इनको बांध के रखता है, जिससे कि ये प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है, इनको रोके रखता है। तो ये जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये भी कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है, 2 ऑब्जेक्टों को आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमारा क्या होता है, चार्जों के बीच में काम करता है ये। तो अगर 2 लाइक चार्ज हैं एक जैसे, माना प्लस प्लस चार्ज हैं, तो दोनों के बीच रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो अट्रैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया। मैग्नेटिक में भी हम देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ 2 अपोजिट हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर एक जैसे 2 पोलों को पास लाएं तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू होना। तो नेचर के अंदर 4 प्रकार के कंजर्वेशन लॉ हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी कभी नष्ट हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, केवल क्या हो सकती है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम बहुत ऊंचाई पर पानी को इकट्ठा कर लें तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बन गई, और इसको हम ऊपर से डालें तब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर ये किसी डायनेमो के ऊपर पड़े तो वो घूमने लगता है, तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में, घुमाने के लिए। और इसके बाद में इसके अंदर जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत, कि अगर जो है ये नॉर्थ साउथ पोल है और ये हमारा आर्मेचर है, अब इस आर्मेचर पर पड़ेगा तो ये घूमेगा और घूमने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाए, पोटेंशियल मैकेनिकल में बदल जाए, इलेक्ट्रिकल में बदल जाए, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसका कुछ भाग हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इस तरह से। दूसरा जो हिस्सा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसे भी हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। इस लॉ के अनुसार अगर फोर्स किसी सिस्टम पर काम ना कर रहा हो, कोई सिस्टम है बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो क्या माना जाता है, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। जो मोमेंटम है जो ये है, ये वाला टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है जी। अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये रोटेशनल सिस्टम के लिए आता है। देखिए, अगर कोई बॉडी चल रही है और उस पर हम फोर्स लगाएं तो या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो उसकी स्पीड घट जाएगी, वो रुक भी सकता है।
लेकिन अगर कोई बॉडी को घुमाना है तो घुमाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उस घुमाने वाले फोर्स को कहते हैं हम टॉर्क, TORQUE। ये वाला टॉर्क। तो अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क ना काम कर रहा हो, इफ़ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0, तो क्या मानते हैं हम, सीधी चलने वाली बॉडी पर तो लीनियर मोमेंटम काम करता है, और अगर कोई बॉडी रोटेशन में है तो फिर हम उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उसका एंगल चेंज होता है। भाई अब यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गई तो बदल गया एंगल, 30 डिग्री हो गया, यहाँ आ जाएगी तो 60-90 डिग्री हो गया, 120 180, तो एंगल चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं, घुमाने वाला फोर्स ना लगाएं। तो चौथा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इससे चार्ज की यही विशेषता है कि हमारे संसार में टोटल चार्ज कांस्टेंट है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ये क्रिएट हो सकता है नॉट डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये केवल ट्रांसफ़र हो सकता है, चार्ज एक ऑब्जेक्ट से निकल करके दूसरे में चला जा सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरह से हमने अब तक देखा कि संसार में 4 तरह के फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से फोर्स हैं वो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम दो बॉडियों को आपस में टच कर सकते हैं, और ये संसार में जितनी भी चीज़ें घूम रही हैं, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगा रही है, ये सभी किसके कारण है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। यही बात ध्यान रखें। ये सबसे कमज़ोर बल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने बता दिया, दो चार्जों के बीच। वीक न्यूक्लियर फोर्स पर काम चल रहा है, ज़्यादा डिटेल बाद में बताया जाएगा। और कोई भी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उनको बांधे रखने का काम ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। इसके अलावा दुनिया में 4 तरह के कंजर्वेशन लॉ फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ।